जी कैसे हैं मेरे भाई। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज जो है आपको क्लास 10th का हम लोग चैप्टर नंबर 7 को देखेंगे, यानी इतिहास के। क्योंकि सभी को पता है कि इतिहास में हम लोग सबसे पहले आपको प्रवेश किए हैं और इतिहास के हम लोगों ने 6 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को हमने करा दिया है। ये जो है आपको इतिहास का मेरे भाई आपको 7वां नंबर चैप्टर है और 7वां नंबर चैप्टर जो है आपको वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। यानी इतिहास के जो मेरे भाई क्लास 10th के इतिहास का जो आपको 7वां नंबर चैप्टर है वो आपको वैश्वीकरण है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि वैश्वीकरण का मतलब क्या है। देखिए, वैश्वीकरण का मतलब आप समझिए कि जितना भी विश्व होता है ना, अगर सारे विश्व को मिला दीजिएगा तो विश्व कैसे, सारा विश्व का कॉलर मिला दीजिएगा, सारा देश को मिला दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, आपको एक विश्व बन जाएगा। यानी ग्लोबलाइजेशन क्या कह रहा है, यानी अंग्रेजी में। साधारण भाषा में वैश्वीकरण का अर्थ अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व की अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना। यानी जैसे एक भारत की अर्थव्यवस्था है और एक पूरा विश्व की अर्थव्यवस्था है, तो इन दोनों अर्थव्यवस्था में संबंध को बनाना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। इसके अंतर्गत अनेक विदेशी उत्पादन अपना सामान और सेवाएं बेच सकते हैं। यानी वैश्वीकरण अगर नहीं रह सकता है तो कोई भी देश क्या कर सकता है कि दूसरे देश में सामान आपको नहीं बेच सकता है। इसी आपको वैश्वीकरण के कारण कोई भी देश अपना सामान दूसरे देश में आसानी से बेच सकता है। इस प्रकार हम अपने देश से निर्मित माल, यानी कोई भी जो हम अपने देश में सामान बनाते हैं और सेवाएं दूसरे देश में बेच सकते हैं। इस प्रकार वैश्वीकरण के कारण विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे से परस्पर आपको निर्भर रहते हैं। जैसे आज भी जितना भी सारे हम लोगों के इंडिया में जो कम्युनिकेशन सिस्टम जो आता है, जैसे बहुत सारे मोबाइल हो गया, ये आपको डिजिटल बोर्ड हो गया, पंखा हो गया, लाइट हो गया, या बहुत सारे ऐसे आपको चीज है, समझिए मतलब डिजिटल युग में माने अधिकतर चीज जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना वो चाइना का यूज कर रहे हैं। जैसे गूगल है, गूगल किसका है, आपको अमेरिका का है। अमेजोन है, अमेजोन किसका है, अमेरिका का है। ऐसे आपको बहुत सारे चीजों है जो विदेशों पर हम लोग क्या है, निर्भर है, हम लोगों का अपना खुद का नहीं है। तो वैश्वीकरण क्या करता है ना कि सारे देश को आपस में जोड़ने का काम करता है और सारा देश जो है अपना वस्तु एक देश से दूसरे देश में आसानी से बेचते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है कि भूमंडलीकरण क्या है। देखिए, भूमंडलीकरण का मतलब दुनिया के जितना भी भूमि है तो सब आपस में एक दूसरा से जुड़ा हुआ है, भले क्षेत्र जो है आपको अलग अलग क्या है, आपको बांटा हुआ है। तो आइए, भूमंडलीकरण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक जीवन के आपको विश्वव्यापी समायोजन की प्रक्रिया है, जो विश्व के आपको विभिन्न भागों के लोगों को आपको भौतिक व मनोवैज्ञानिक स्तर पर एकीकृत करने में क्या करता है, आपको सफल करता है। यानी भूमंडलीकरण है, जो उतना भी हमारे देश का भूमि है वो क्या करता है, जैसे मान लीजिए चलिए यहाँ से भारत का बॉर्डर है, यहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर है, यहाँ से अफगानिस्तान, अलग अलग अपना देश है, लेकिन सब लोग एक ही भूमि से जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं। तो सभी लोग एक ही भूमि से जुड़े हुए हैं तो उसे भूमंडलीकरण आसानी से बोला जा सकता है। 3 नंबर आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि भूमंडलीकरण में आपको बहुराष्ट्रीय कंपनियों के योगदान यानी भूमिका को क्या करना है, स्पष्ट करना है। बहुराष्ट्रीय कंपनी उससे बोला जाता है जो अपने देश का नहीं होता है, दूसरे देश का होता है। जैसे मान लीजिए क्या है कि भारत में आपको चलिए, भारत में जैसे महिंद्रा जो है आपको गाड़ी बनाती है, तो जो महिंद्रा कंपनी है वो किसका कंपनी है, भारत का कंपनी है। जो टाटा कंपनी है वो किसका कंपनी है, आपको भारत का कंपनी है। और जो टेस्ला गाड़ी बनाती है वो किसका कंपनी है, अमेरिका का कंपनी है। तो यहाँ टेस्ला जो है बहुराष्ट्रीय कहलाएगा और यहाँ पर महिंद्रा हो गया या कोई आपको टाटा हो गया, ये क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय कहलाएगा। तो 19वीं शताब्दी के मध्य में आपको जब पूंजीवादी विश्वव्यापी व्यवस्था बन गया, भूमंडलीकरण का स्वरूप भी आपको व्यापक होता गया। इस समय पूंजी का आपको निर्यात अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों की एक मुख्य विशेषता बन गई और व्यापार का परिणाम भी काफी बढ़ा। धीरे धीरे यह संपूर्ण विश्व के अर्थतंत्र का आपको नियामक हो गया। इसके प्रभाव को कायम करने में आपको विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संस्था तथा आपको पूंजीवादी देशों की बड़ी बड़ी व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियां
जिन्हें हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, का बहुत बड़ा आपको योगदान था। मुक्त बाजार, मुक्त व्यापार, खुली प्रतिस्पर्धा, बहुराष्ट्रीय निगम कंपनी का अपना प्रसार, उद्योग, सेवा तथा निजीकरण, उक्त आपको आर्थिक भूमंडलीकरण के आपको मुख्य जो है आपको तत्व बन जाते हैं। अगला आपको चौथा नंबर कह रहा है, चौथा नंबर में पूछ रहा है कि भूमंडलीकरण से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। मान लीजिए कि सारा जो है देश आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अपना सामान दूसरे देश में आपको बेचते हैं, क्या भारत पर इसका क्या असर पड़ा, सकारात्मक पड़ा, नकारात्मक पड़ा। देखिए, भूमंडलीकरण के प्रभाव से भारत भी आपको अछूता नहीं रहा, यहाँ भी उसका असर देखने को मिला। भूमंडलीकरण के कारण भारतीय लोगों का जीवन जो है स्तर उच्च हो गया। यानी जाहिर सी बात है, अगर दूसरे देश में अगर लोग जो है अच्छे ढंग से रहते हैं तो वहाँ के कल्चर जो है थोड़ा थोड़ा इधर आने लगेगा। जैसे भारत में क्या था, भारत में पहले लोग धोती पहनते थे और वो कुर्ता पहनते थे, लेकिन अंग्रेज लोग आए और जींस और पैंट, टाई, बेल्ट, ये सब हम लोगों को सिखा कर चले गए। जैसे आप छोट छोट कपड़ा देखते हैं, कोई लड़कियां पहनती है या कोई लड़के लोग पहनते हैं फटा हुआ जींस, वो सब आपको इंडियन कल्चर नहीं है। वो सब कौन सा कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर, यानी जो पश्चिमी देश है, जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ये सब देशों में ऐसे चीजों को पहना जाता है। और जब वहां से लोग आपको भारत में आने लगे तो उसका धीरे धीरे असर जो है भारत पर भी पड़ने लगा और लोग जो है उसी तरीका से रहना क्या करने लगे, पसंद करने लगे। भूमंडलीकरण के कारण आपके भारतीय लोगों में रोजगार के कई नवीन अवसर को उपलब्ध कराया। जाहिर सी बात है, अगर दूसरा देश का कंपनी अगर भारत में आता है और कोई कंपनी लगाता है तो भारत के लोगों को तो स्वाभाविक रूप से रोजगार मिलेगा, जिसके कारण भारतीय लोगों को आपको जीविकोपार्जन के क्षेत्र में काफी बदलाव आया। जैसे आपको ट्रक एवं ट्रेवल एजेंसी, यातायात की सुविधा, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने में भी सुविधा, रेस्टोरेंट, आपको रेस्ट हाउस, आवासीय होटल इत्यादि, सूचना एवं संचार के क्षेत्र में भी क्रांति आई, जिससे इस आपको क्षेत्र में भी भारतीय लोगों को रोजगार के अवसर क्या हो गए, मिलने लगे। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है भैया। ये आपको 5 नंबर, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं। तो मेरे भाई, आपके घर में समझिए जब पैसा घट जाता है उसी को क्या बोला जाता है, आर्थिक संकट बोला जाता है। तो यहाँ देश में पैसा घट जाएगा, विश्व में पैसा जब घट जाएगा तो इसी को आर्थिक संकट बोला जाएगा। तो आर्थिक मंदी अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति है जब कृषि, उद्योग, व्यापार का विकास अवरुद्ध हो जाए। यानी कृषि भी सही से ना हो, उद्योग का मतलब फैक्ट्री भी सही से ना चले, तो व्यापार तो चलबे नहीं करेगा, ये सब रुकने लगेगा, तब लाखों लाखों लोग जो है आपको बेरोजगार की स्थिति में आ जाते हैं। बैंक और कंपनियां का दिवालिया तथा आपको वस्तु और मुद्रा दाना का आपको बाजार में कोई आपको कीमत नहीं रह जाता है। जैसे कभी कभी बिहार में ऐसा स्थिति होता है, अभी आपको गोभी खरीदने जाइएगा तो अभी गोभी मिलेगा आपको 80 रुपए। अभी देखिए 1 महीना बाद जब किसानों को खेत में अत्यधिक मात्रा में गोभी होगा तो उस समय हो जाएगा आपको सीधा 80 रुपए से 2 रुपए। अब बताइए, जो किसान बेचारा 2 रुपए उसका गोभी हो जाता है, अब वो क्या करता है कि वहां से तोड़कर बाजार में बेचबे नहीं करता, वो क्या करता है, कहता है कि भैया जितना गोभी हम तोड़वा के बाजार में बेचेंगे, जितना तोड़वाने में मुझे खर्चा आएगा उससे कम रुपया में मेरा गोभी बिकेगा, इससे अच्छा है कि चलो इसी में जोतवा देते हैं। वो लोग जो है आपको माने बिगहों के बिगहों समझिए अपना फसल जो है उस पर आपको आसानी से हर को क्या करते हैं, चलवा देते हैं। क्या करें, मजबूरी है। सरकार ऐसे हम लोगों को मंडी बना के देती नहीं है जहां से आपको बैलेंस हो सके बाजार। औद्योगिक क्रांति क्या थी, तो आइए औद्योगिक, तो उद्योग जो है, अगर मान लीजिए यहाँ पर पहले 1 फैक्ट्री था, अब क्या है कि अगले वर्ष यहाँ पर 50 फैक्ट्री लग गया, तो एकाएक इसमें बदलाव हुआ कि नहीं हुआ। तो कोई भी चीज में जब एकाएक बदलाव होता है तो उसे ही क्या बोला जाता है, क्रांति बोला जाता है। तो औद्योगिक क्रांति यानी पहले उद्योग जो था कम था और एकाएक उद्योग जब लगने लगा तो उसे ही औद्योगिक क्रांति बोला गया। तो साधारणतया आपको औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें आपको वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम के आधार पर ना होकर मशीनों द्वारा कारखानों में होता है। वाष्प शक्ति से आपको संचालित मशीनों द्वारा कारखानों में व्यापक पैमाने पर वस्तुओं का अवशेष उत्पादन ही औद्योगिक क्रांति कहलाता है। यानी जब पहले लोग हाथ से काम करता था, तो मान लीजिए, चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए यदि आप हाथ से किसी वस्तु को बनाते हैं,
तो मान लेते हैं एक दिन में आप 100 वस्तु को बनाते हैं, लेकिन मशीन आने से वो हो सकता है कि एक दिन में 1000 वस्तु बने। तो यहाँ उद्योग को आने से यहाँ समझिए क्रांति का रूप आया कि नहीं आया? बिल्कुल यहाँ क्रांति का रूप जो है आपको दिख रहा है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि हम एक आपको लकड़ी काटने वाले मजदूर को लेकर आते हैं, दिन भर में ज्यादा से ज्यादा 2 से आपको 4 गो शीशों का पेड़, यानी चूंकि वो मजबूत होता है, मान लीजिए कि 2 से 4 पेड़ काट रहे हैं, लेकिन यहाँ मशीन आने से आपको समझिए आधे घंटा यानी 30 मिनट के अंदर जो है आपको 2 से 4 पेड़ आसानी से काट देंगे। तो ये क्या है? आपको औद्योगिक क्रांति का असर है जो इतना फास्ट हो गया चीजें। अगला है ब्रिटेन, सॉरी यहाँ पर गलती है, ब्रिटेन आपको वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आइए, ब्रिटेन आपको वुड्स सम्मेलन जुलाई 1944 में अमेरिका के आपको न्यू हैम्पशायर स्थान पर हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार था, क्योंकि इसी आधार पर विश्व में शांति स्थापित जो है आपको किया जा सकता है। तो आपको ब्रिटेन आपको वुड्स सम्मेलन जो है था वो किस उद्देश्य से किया गया था? तो पूरा विश्व में शांति के उद्देश्य से किया गया था और व्यापार के उद्देश्य से। अगला है औद्योगिक क्रांति ने किस तरह विश्व बाजार को स्वरूप में विस्तृत किया है? तो आइए, विश्व बाजार के स्वरूप को विस्तृत करने में औद्योगिक क्रांति की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि जो नई नई टेक्नोलॉजी आई औद्योगिक क्रांति में, नई नई मशीनें लगी, वो पूरा विश्व पर क्या कर लिया? अपना अस्तित्व जमा लिया, कब्जा कर लिया। कारखानों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने तथा आपको उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार उपलब्ध कराने का काम विश्व बाजार ने आपको किया। अब मान लीजिए आप, हो सकता है जैसे मान लीजिए हम लोग क्या बनाते हैं, कॉपी बनाते हैं, तो कॉपी के लिए पहले एक रॉ मटेरियल आता है जिसे कच्चा माल बोला जाता है। जैसे एक चिमनी में आप ईंटा बनाइएगा तो डायरेक्ट ईंटें बना दीजिएगा कि पहले माटी चाहिए, तो माटी क्या होगा? आपको कच्चा माल होगा, तो उसको कहीं से तो कहीं से आपको लाना पड़ेगा। तो पहले आपको माटी लाया जाएगा, फिर उसे आपको ईंटा बनाया जाएगा। अब ईंटा बनाने के बाद ग्राहक को भी तो खोजना है लोगों से बेचने के लिए, तो एक जो है कच्चा माल भी उपलब्ध रहना चाहिए, एक भी है मार्केट भी उपलब्ध रहना चाहिए, ताकि इधर से माल भी आसानी से मिल जाए और हम बीच में माल को बना ले, यानी वस्तु को तैयार कर ले और इधर आसानी से बेच भी सके। तो सब में बैलेंस रहना चाहिए। औद्योगिक क्रांति ने विश्व बाजार के स्वरूप को इसी पर समझिए, मैंने इसी पर काम करना जो है विश्व बाजार शुरू किया। इस प्रक्रिया में उपनिवेशवाद ने आपको महत्वपूर्ण योगदान किया, साथ ही आपको व्यापार पूंजी के प्रवाह और श्रमिक के पलायन ने भी आपको विश्व व्यापार के स्वरूप को क्या किया? आपको विस्तृत किया। अगला है 9 नंबर कह रहा है कि विश्व बाजार के आपको लाभ हानि पर क्या करना है? आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो विश्व बाजार के लाभ के पहले समझाते हैं, तब हानि के समझाते हैं। यह सभी वर्गों के हितों की सुरक्षा करता है। दूसरा, इसमें व्यापार और उद्योग जो है आपको तीव्र गति मिलता है विश्व बाजार के आने से। बैंकिंग और बीमा व्यवसाय का नया नया उदय होता है, लोग इसके बारे में जानते हैं। उपनिवेशों ने आपको औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण जैसे भारत देश को मदद करता है। अगला, आपको कृषि क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन आया। पहले लोग बैल से खेती करता था, अभी जो लोग ट्रैक्टर से खेती कर रहा है। दूसरा, शहरीकरण और जनसंख्या में क्या हो गई? वृद्धि हो गई, यानी ज्यादा जनसंख्या भी धीरे धीरे बढ़ने लगा और ज्यादा शहर का निर्माण भी होने लगा। लेकिन हानि क्या है? तो एशिया अफ्रीका में उपनिवेशवाद और साम्राज्य का युग जो है आरंभ हो गया। उपनिवेशवाद उसे बोला जाता है जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पर आक्रमण करके और अपना वहां शासन करता है। अब क्या हुआ? जो भी बड़े बड़े फैक्ट्री के मालिक थे वो किसी देश में फैक्ट्री लगाते थे, तो सारा लोग जो है उस फैक्ट्री पर निर्भर हो जाते थे। अब फैक्ट्री के मालिक क्या करता था? वहां मनमाना करने लगता था और लोगों को गुलाम बनाने लगता था। ये जो है इसका एक हानि है। दूसरा, गरीबी, अकाल और भूखमरी जो है आपको काफी मात्रा में बढ़ गई, क्योंकि मान लीजिए पहले आपको उतना मशीनरी नहीं था तो सारे लोगों को काम मिल रहा था। अब यहाँ मशीनरी आने से क्या होगा ना कि बहुत सारे लोग क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे।
तो उससे आपको बहुत ज्यादा गरीबी, उन्मूलन और अकाल पड़ने लगा। उग्र राष्ट्रवाद का विकास हुआ और जो जो लोग आपको समझिए उपनिवेश का शिकार हुए थे, सारे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगी, अपने देश के प्रति प्रेम जगा और सारे लोग जो है इसके खिलाफ आंदोलन करने लगे। उसमें भारत भी तो शामिल है। भारत भी तो उपनिवेशवाद का समझिए शिकार है, क्योंकि यहाँ भी तो हम लोग जो थे आपको अंग्रेजों का गुलाम लगभग 200 वर्ष से आपको ज्यादा दिन तक रहे। 10 में गिरमिटिया मजदूर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो गिरमिटिया मजदूर वैसे आपको श्रमिक होते हैं, यानी वैसे मजदूर होते हैं जिन्हें अनुबंध के अंतर्गत भारत से ले जाया गया। यानी गिरमिटिया मजदूर उसे बोला जाता है जो एक साइन करा के, एग्रीमेंट करा के भारत से ले जाया गया। कहाँ ले जाया गया? तो इन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार, पंजाब, हरियाणा से, यानी कहाँ कहाँ से मजदूर को ले गया गया? तो उत्तर प्रदेश से, बिहार पश्चिमी से और पंजाब हरियाणा से। आपको जैमाका, फिजी, आपको त्रिनिदाद, आपको टोबैगो, मॉरिशस आदि देशों में इन्हें ले जाया गया। इन्हें मुख्यतः नकदी फसल गन्ना के उत्पादन में लगभग लाया गया था। 1921 में आपको ब्रिटिश सरकार ने यह व्यवस्था बंद कर दी। यानी गिरमिटिया मजदूर किसे बोला जाएगा? तो ऐसे समझिए आसानी से कि आपको बिहार क्षेत्र के जितना भी भारत के जो आपको हरियाणा क्षेत्र हो गया, बिहार क्षेत्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल, इस सारे क्षेत्रों से क्या किया जाता था? मजदूरों से एक एग्रीमेंट करा के और यहाँ से मजदूरों को लेकर और चला जाया जाता था विदेश, जैसे मॉरिशस वगैरह देश में लेके जाया जाता था और वहाँ इन लोगों से आपको मजदूरी कराया जाता था। उन्हीं लोगों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। ये लोग मिट्टी में समझिए गिर के काम करते थे, इसे ही गिरमिटिया मजदूर। क्योंकि ये लोग जो थे आपको गन्ने का खेती, तो आप जानते हैं गन्ने के खेती कहाँ होता है? आपको जमीन पे होता है। तो समझिए ऐसी व्यवस्था थी। लेकिन 21 में जो है ब्रिटिश सरकार जब आया, अंग्रेजों का सरकार, तो 1921 में इसे क्या कर दिया? आपको बंद कर देता है। 11 नंबर क्या कह रहा है? तो 11 नंबर में कह रहा है कि बृहद उत्पादन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आइए, बृहद उत्पादन व्यवस्था का आरंभ आपको हेनरी फोर्ड ने आपको कारा उद्योग से किया। इससे उत्पादन बढ़ा, लागत और कीमत में कमी आई, मजदूरों की आपको आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ गई, साथ ही हायर आपको परचेज यानी किस्त पर सामान खरीदने की आपको परंपरा क्या हुई? आपको शुरुआत हुई। जो किस्त पर अभी हम लोग मोबाइल ये सब जो लेते हैं ना, ये सब जो है बृहद उत्पादन व्यवस्था के तहत ही ये सब क्या हुआ? संभव हुआ। अगला 12 नंबर कह रहा है, 12 नंबर, भारत पर आर्थिक महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा? तो आर्थिक महामंदी से भारत का आयात निर्यात व्यापार आपको घटकर कितना हो गया? आपको आधा हो गया। क्योंकि जाहिर सी बात है, आर्थिक मंदी देशों में जब सामान नहीं बिकेगा, विदेशों में सामान नहीं बिकेगा, तो आपका सामान तो आपको ऐसे ही पड़ा रहेगा, आपके यहाँ आर्थिक मंदी तो आना तय है। आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव भारत के किसानों को हुआ, क्योंकि वैसे भी भारत के किसान विदेशों में ज्यादा अपना चीज नहीं बेच पाते हैं। ऐसे भी आर्थिक मंदी पड़ने से ऐसे भी इन लोगों का स्थिति और ढीला ढाला हो गया। आर्थिक महामंदी से आपको शहरी वर्ग क्या हुआ? प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि शहर में क्या रहते हैं, दोनों चीज जो है आपको बैलेंस बना रहता है। जैसे गांव में आप जाइए, वो मॉल खोल दीजिए, चल जाएगा? नहीं चलेगा। लेकिन शहर में क्या होगा? चल जाएगा। महामंदी के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार भारत से सोने का क्या करने लगी? आपको निर्यात करने लगी। आर्थिक महामंदी के कारण महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या करना पड़ा? आपको प्रारंभ करना पड़ा, शुरुआत करना पड़ा। तो एक पॉइंट तो यहाँ याद रखना चाहिए कि आर्थिक महामंदी के कारण महात्मा गांधी ने कौन सी आंदोलन की शुरुआत की? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 13 नंबर में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र आपको मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन क्यों बुलाया गया? इसकी उपलब्धियां क्या थी? तो आइए, अथवा ब्रिटेन आपको वुड्स समझौते की व्याख्या करे, दोनों का मतलब एक ही है। तो युद्धोत्तर आपको अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के सुझावों
क्रिया, यहाँ क्रियान्वयन लिखना चाहिए कि प्रक्रिया पर विचार विमर्श करने के लिए 1944 में अमेरिका के न्यू आपको हैम्पशायर ने आपको ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर इस सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में आपको 2 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों का आपको गठन किया गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक अथवा विश्व बैंक, जो आज हम लोग उस बैंक से क्या लेते हैं, लोन लेते हैं। यदि आपके यहाँ घट जाता है, किसी भी देश से किसी भी देश के पास यदि पैसा घट गया तो चला जाता है, या तो IMF से लोन ले लेता है या तो विश्व बैंक से। ऐसे बहुत सारे बैंक जो है आपको देशों में लोन देने का काम करती है। 14 नंबर कह रहा है कि 1950 के बाद विश्व अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। तो आइए, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात व्यापक तबाही के प्रभाव को कम करने के आपको उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यहाँ उद्देश्य होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक पुनर्निर्माण के प्रयासों आरंभ किए गए। 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की आपको स्थापना कर एक साझा बाजार की गई। 95 में विश्व व्यापार संगठन आपको बनाया गया। विभिन्न देशों ने अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए G77, G8, आसियाना, ओपेक आपको द 6 और यूरोपीय संघ का क्या किया, आपको गठन किया, और बहुत सारे 8 गो 10 गो देश मिल के आपस में संगठन बनाया कि हाँ भाई हम लोग आपस में सहयोग करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, व्यापार में मदद करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग पड़ोस में हैं तो सबसे ज्यादा तो दिक्कत पड़ोसियों से होता है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो समझिए आसपास के लोगों से क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत ही ज्यादा बेहतर संबंध बनाना पड़ेगा। तो ऐसे छोटे छोटे क्या हुआ, इन लोगों ने अपना अपना एक समझिए समूह बनाया, ताकि हम लोग जो है अगर आर्थिक बहुत बड़ी मंदी आती है तो चलिए हम लोग जो है आपस में मिलकर अपना व्यापार को अच्छे तरीके से क्या करेंगे, आपको करेंगे। चलिए दोस्त, अगला 15 नंबर यानी आपको 15 कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। तो कई देशों में आपको एक ही साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाली कंपनियां को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। फिर से समझिए, कई देशों में एक ही साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाले कंपनियों को ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां पूंजीवादी देशों की बड़ी बड़ी आपको व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियां होती हैं। यानी जो विदेशों से बहुत सारे ऐसे कंपनी जो है अपना कंपनी बहुत सारे ऐसे देशों में स्थापित कर देती है, उसे ही क्या बोला जाता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी बोला जाता है। 16 नंबर कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय आपको किन 3 प्रभावों को आधारित है, वहीं आधारित। आइए, तो अर्थशास्त्री इसके बारे में बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय 3 प्रकार के प्रभावों पर आपको आधारित है। पहला व्यापार पर, दूसरा श्रम पर, तीसरा पूंजी पर। बिल्कुल बात सही है। आपको कोई भी कंपनी चलाना हो, कोई भी चीज चलाना हो, या आपको चीजों को बैलेंस रखना हो, तो सबसे पहले आपको व्यापार का जो है एक आर्थिक चीजों में बहुत ही ज्यादा, जैसे लोग क्या कहता है कि सरकारी नौकरी मिल जाता हूं तो बड़ा अच्छा रहे, यानी सरकारी नौकरी से जीवन बदल जाएगा। मेरे भाई ये बात सत्य है, जीवन बदलता है, लेकिन आप चाहिएगा कि हम अनिल अंबानी बन जाए, मुकेश अंबानी बन जाए सरकारी नौकरी से, तो आज तक कोई नहीं बना है। आपको समझिए उसके लिए भ्रष्टाचार करना पड़ेगा, तभी थोड़ा बहुत जो है उसमें इजाफा कर सकते हैं, लेकिन आज के समय में भ्रष्टाचार से भी संभव नहीं है। तो अगर चाहते हैं कि हम बहुत बड़ा अमीर बने तो उसके लिए नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी नहीं, बल्कि उसके लिए बिजनेस, व्यापार करना पड़ेगा। तो व्यापार। दूसरा श्रम। अब व्यापार कर रहे हैं तो सबसे पहले उसमें श्रम, मजदूरों को आप सम्मान करना सीखिए, मजदूरों से आप कोलैप्स करके रखिए। दूसरा कि आपको पूंजी, आपके पास पैसा भी रहना चाहिए। तो ये जो है आपको आर्थिक विनिमय आपको इन प्रभाव पर क्या है, आधारित है। चलिए, ब्रिटेन आपको वुड्स सम्मेलन में स्थापित 2 वित्तीय संस्थाओं का नाम लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक। ये क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये देशों को लोन देने का काम करता है, और विश्व बैंक क्या करता है, तो मेरे भाई ये भी किसी भी देश का लोन देने का काम करता है। 18 नंबर कह रहा है, 18 नंबर कि वर्तमान आपको युग में कॉल सेंटर की क्या उपयोगिता है।
तो वर्तमान समय में जगह जगह पर कॉल सेंटर स्थापित किए गए, जिन्हें बैठे बैठे किसी कंपनी के आपको विषय में वांछित सुविधाएं प्राप्त की जा सकती है। फिर से समझिए इस बात को, वर्तमान युग में कॉल सेंटर की स्थापना की क्या उपयोगिता है। वर्तमान समय में जगह जगह पर कॉल सेंटर स्थापित किए गए, जिसमें बैठे बैठे किसी कंपनी के विषय में वांछित सुविधाओं की आपको वांछित सुविधाओं की सुविधा प्राप्त की जा सकती है। यानी कॉल सेंटर का मतलब, कहने का मतलब क्या होता है कि बहुत ऐसे चीज होता है जो एक ही जगह बैठ के क्या किया जाता है, आपको कंट्रोल किया जाता है। जैसे अभी डायल 112 जो है, इस पर ज्यादा आप समझ पाइएगा। डायल 112 के पुलिस है, लेकिन जैसे आप कॉल करते हैं तो डायल 112 पर जैसे कॉल करते हैं, वो कॉल कहाँ जाता है, पटना जाता है। वहां पर पूछा जाता है कि हाँ भाई बोलिए आप किस थाना क्षेत्र के हैं, कहाँ घटना हुआ है, तो आप बताइएगा कि हाँ हम इस थाना क्षेत्र के हैं। माने कि कोई बताया कि हम मोतिहारी थाना क्षेत्र के हैं, तो मोतिहारी को थाना को क्या करता है, अब आपका कॉल यहाँ पर हो गया, बातचीत कर लिया, अपना बात बता दीजिए जो बताना है। अब यहाँ पटना के जो मेन कॉल सेंटर है, वहां से ठीक का है कि उस थाने में जो डायल 112 की गाड़ी है, वहां पर सूचना दी जाती है कि भैया आपके क्षेत्र में ऐसा ऐसा मामला है और उस व्यक्ति का नंबर जो है आपको इतना है। अब यहाँ से क्या करती है, ये जो आपको पुलिस वाला है जो 112 वाला, अब ये तुरंत आपके नंबर पर कॉल लौटाती है, बोलती है कि हाँ भाई कहाँ है, कैसा कैसा माहौल है, तो आप बताते हैं कि हाँ सर ऐसा ऐसा माहौल है, यहाँ हम लोग हैं। उसके बाद तुरंत डायल 112 क्या आती है, आपको चली आती है। तो ये जो है आपको कॉल सेंटर जो है आपको बना हुआ है। ऐसे आप पुलिस के पास फोन कीजिएगा तो जल्दी ससुरा उठाता नहीं है सब, लेकिन पुलिस वाला के पास करेगा तो जल्दी उठा लेगा, और यहाँ से आपको पुलिस वाला ही कॉल लौटाता है, आपको ज्यादा चिंता लेने की बात नहीं है। तो कॉल सेंटर आने से समझिए बहुत लोगों को सुविधा हुआ। 19 नंबर क्या है कि विश्व बाजार के स्वरूप को स्पष्ट करें। तो 19वीं शताब्दी से विश्व में अनेक महत्वपूर्ण आपको बदलाव आए। ये बदलाव आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीक के कारणों से आपको आए, जिसका आपको समस्त विश्व पर व्यापक आपको प्रभाव पड़ा। औद्योगिक क्रांति के द्वारा उत्पादन के बढ़ते आकार के कारण कच्चे माल आपको तैयार वस्तुओं के आपको बिक्री के लिए बाजार की आवश्यकता हुई। इस विश्व बाजार के स्वरूप का आधार था कपड़ा उद्योग। औद्योगिक क्रांति के फैलाव के साथ साथ बाजार के स्वरूप भी आपको विश्वव्यापी आपको होता गया। तो विश्व बाजार पर समझिए आज कोई कब्जा किया है, तो कपड़ा फैक्ट्री बड़ा कब्जा किया है, क्योंकि कपड़े फैक्ट्री जो था एक विश्व बाजार आपको समझिए बनाने का काम किया। यानी विश्व बाजार उसे सिंपल भाषा में समझिए जो सारा देश में हर चीज उपलब्ध हो। जैसे मान लीजिए टेस्ला के गाड़ी जो है आज इंडिया में मिल रही है, अमेरिका में जाइएगा सेम टेस्ला के गाड़ी आपको आसानी से मिल जाएगा। तो विश्व बाजार का ही आपको ये सब समझिए कारण है कि आप विश्व में कहीं भी रहिए, जो चीजों को आप खोजते हैं वो आसानी से आपको क्या होता है, मिल जाता है। आइए हो अगला कह रहा है कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए। बहुत बेहतर क्वेश्चन है, पढ़िए तो समझाते हैं। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूर थी। इस व्यवस्था में आपको मजदूरों के एक इकरारनामा जो आपको बगान मालिक और मजदूरों के आपको बीच होता था के तहत आपको काम करना पड़ता था। उस इकरारनामे आपको रोको को कोई अधिकार नहीं दिए गए थे। रोको क्या यार, मजदूरों यहाँ होना चाहिए, मजदूरों को कोई अधिकार नहीं दिए गए थे। सारे अधिकार मालिक को प्राप्त थे। रबड़ बागानों के आपको खेती और खानों में मजदूरों के एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर काम लिया जाता था। काम पूरा नहीं होने पर मजदूरों के मालिक उन्हें दंडित करते थे। वस्तुत आपको इस व्यवस्था के अंतर्गत मजदूरों की स्थिति को गुलाम के समान बना दिया गया। आइए आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ कोई फैक्ट्री है या कोई किसाने है जो बहुत बड़ा किसान है, तो एक तरफ मालिक हो जाएगा, एक तरफ क्या हो जाएगा, मजदूर हो जाएगा। तो अरे भैया आप ही इंसाने हैं, तो आपके लिए भी कुछ कानून होना चाहिए, तो इनके लिए भी कुछ कानून होना चाहिए। जैसे आज कानून है कि नहीं है कि 18 वर्ष से कम उम्र के हैं तो आप मजदूरी आपसे कोई करा नहीं सकता है। दूसरा कि आपसे जो सरकार ने टाइम फिक्स किया है उस टाइम से ज्यादा जो है आप उसको मजदूरी कर नहीं सकते हैं। उसके बाद सरकार ने जो आपको उस क्षेत्र में जो रिक्वायर्ड
फिक्स किया है। जैसे बहुत सारे मजदूर किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो उसके लिए PF ESI ये सब होता है ना, तो ये सब देना रहता है। तो यहाँ पर होता क्या था ना कि जो बड़े बड़े आपको खेतिया समाज वाले थे, बड़े बड़े बगान वाले थे, बहुत बड़े बड़े जो मालिक थे, किसान थे, जो सामंतवादी लोग थे, वो लोग क्या करते थे कि मजदूरों को समझिए आपको एक तरफा अनुबंध पर इन लोगों को ले आते थे। इन लोगों को ले आते थे और अपने यहाँ पूरा भरपूर जितना मन करे उतना काम कीजिए, अगर काम नहीं कीजिएगा तो उन्हें दंड भी दिया जाता था, सजा भी दिया जाता था। और उसके बाद मजदूरी जो है बहुत ही कम। जैसे आप सुनते होइएगा कि पहले जो लोग हैं ना, एक केवल खाना पर अपना पूरा जीवन बिता दिया उसके यहाँ काम करते करते, यानी दिन रात उसके यहाँ आपको उसके खेत में गेहूं काटेगा, दिन भर उसके घर काम करेगा, लेकिन केवल और केवल उसको 3 टाइम भोजन मिलता था। आज के समय बताइए, यदि आपसे कोई मजदूरी करवाए और मात्र 3 टाइम 2 टाइम का भोजन मिले, समझिए आप कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा, क्योंकि उस समय मजदूरों को जो है किसी प्रकार का अधिकार नहीं था, हक नहीं था। यानी एक तरफा अनुबंध का मतलब होता है कि इसमें एक ही आदमी के फायदा होता था। जो किसका फायदा होता था? मालिक का। मजदूरों का कोई फायदा था? मजदूरों का कोई फायदा नहीं था। तो मजदूर जो है बेचारा मजबूर बन के काम कर रहा था। क्या करे? अगर काम नहीं करेगा तो भूखे मर जाएगा। भारत में सूती वस्त्र उद्योगों के गिरावट में क्या कारण था? तो आइए, 18वीं शताब्दी तक भारत सूती कपड़ों के मांग सारे विश्व में आपको थी, परंतु 19वीं शताब्दी आते आते अनेक कारणों से इसकी गिरावट जो आ गई, जिसका निम्नलिखित कारण था। यानी एक समय था जब 18वीं शताब्दी में भारत जो है पूरी दुनिया को कपड़ा बेचता था, लेकिन 19वीं शताब्दी आते आते क्या हो गया? कम हो गया। क्या कारण है जरा सा देखिए। तो भारतीय सूती कपड़ों के आपको उद्योगों की गिरावट का सबसे मुख्य कारण इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति थी। यानी क्या होने लगा कि विदेशों में जो था ना वो फैक्ट्री लगने लगा, और इंग्लैंड जो था वो भारत में फैक्ट्री लगाया था कपड़ा का। अब इंग्लैंड को आपको 19वीं शताब्दी में धीरे धीरे आपको भारत छोड़ना पड़ा। अब इंग्लैंड ने क्या किया कि वहां पर बहुत सारे आपको इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गया, वहां बहुत सारे फैक्ट्रियां लगने लगा, जिसके वजह से भारत का मार्केटिंग जो है कम था, जिसके कारण अब तक उसने भारत से आपको सूती कपड़े का आयात जो है आपको बंद कर दिया, यानी खरीदना ही बंद कर दिया। औपनिवेशिक सरकार आपको भारतीय बाजारों में ब्रिटिश निर्मित सूती वस्त्रों की भरमार आपको कर दी, जो भारतीय वस्त्र के मुकाबले में काफी आपको सस्ते होते थे। अब भारत के जो कपड़ा बनता था वो थोड़ा महंगा आता था, और वो लोग जो कपड़ा बनाते थे वो सस्ता आते थे। और जाहिर सी बात है, सस्ता माल जो है सबको पसंद है, तो क्यों नहीं उसका लोग आपको मांग करेगा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आपको काफी कम कीमत में भारतीय कपास रुई आपको खरीद कर इंग्लैंड भेज देती थी। और जो आपको कपड़ा बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है? कपास से, रुई से बनाया जाता था। अब क्या होता था कि भारत में जितना भी कपास रुई होता था आपको बहुत ही कम कीमत में खरीद कर और इंग्लैंड भेज देती थी, और इंग्लैंड कपड़ा बना के सस्ते दामों पर बेच देती थी, जिससे भारतीय निर्माताओं को आपको अच्छा कपास मिलना जो है आपको मुश्किल हो गया। इसके अलावा भारतीय सूती कपड़ों के आपको निर्यात पर काफी कर आपको लगा दिए गए। कर का मतलब टैक्स, और भारत जो कपड़ा बेचता था उस पर बाहर में काफी ज्यादा टैक्स लगा दिया गया, तथा ब्रिटिश निर्मित आपको कपड़े पर कीमत काफी आपको कम कर और निःशुल्क आपको भारत आने का भारत आने दिया। और भारत में जो है आपको भारत सरकार जो टैक्स लगाती थी वो समझिए यहाँ पर तो ब्रिटिश का सरकार था, और उसका सामान आएगा तो उस पर भैया टैक्स कौन लगाएगा, और वहां से फ्री में आ जाता था विदाउट टैक्स, यहाँ फायदा कमा के आसानी से चला जाता था लोग। बर्बाद एक तरफ से थोड़े किया है इंग्लैंड, चारों तरफ से किया है। आइए 22 में G10 में आपको कॉर्न लॉ आपको समाप्त करने का क्या कारण था, इसके क्या परिणाम हुए, पढ़िए। ब्रिटेन में आपको कॉर्न लॉ द्वारा आपको मक्का के आयात को प्रतिबंध करवा दिया गया। मक्का के आयात का मतलब जो मक्का यहाँ से जाता था उसको बंद करवा दिया गया, यानी मकई। फलता आपको इंग्लैंड में कृषि उत्पादकों को आपको ऊंची कीमत पर बेचकर भूस्वामी आपको लाभ कमाने लगे। दूसरी ओर अनाज की बढ़ी आपको कीमतों से उद्योगपति और शहर में रहने वाले लोग त्रस्त हो गए। इन लोगों ने आपको कॉर्न लॉ का जबरदस्त विरोध आपको किया,
इससे वापस लेने की आपको मांग की, सरकार को बाध्य होकर कॉर्न लॉ जो है वापस करना पड़ा, खदानों के आयात की अनुमति आपको देनी पड़ी। यानी G10 में क्या हुआ, ये B10 लिखना चाहिए, ऐसे थोड़ा G10 लिख दिया, गड़बड़े लिख दिया। G10 क्या है रे भाई, ये B10 होना चाहिए। तो B10 यानी इंग्लैंड में जो कॉर्न लॉ लाया गया, वो कॉर्न लॉ वापस क्यों ले लिया गया, तो इंग्लैंड में जो कॉर्न लॉ लाया गया, वो भारत से जो मक्का जाता था ना, वो मक्का पर इस लॉ के द्वारा, इस नियम के द्वारा मक्का को आने से रोक दिया गया। अब वहां के लोगों में हाहाकार मच गया और लोगों ने इसका विरोध करने लगा। उसके बाद क्या होने लगा, इस कॉर्न लॉ को वापस लेना पड़ा सरकार को। 17वीं शताब्दी के पूर्व होने वाले आदान प्रदान का एक उदाहरण आपको एशिया से, एक अमेरिका से दीजिए। आइए समझाते हैं। विभिन्न देशों के साथ संपर्क का एक महत्वपूर्ण आपको परिणाम यह हुआ कि खाने पीने की वस्तु एक देश से दूसरे देश में जाने लगी। व्यापारी और यात्री अपने देश का सामान आपको ले जाते थे और विदेशों की आपको विशिष्ट वस्तुओं को अपने यहाँ लाते थे। नूडल्स के आपको विषय में आपको विद्वानों का मानना है कि यह आपको चीन मूल का था, यानी चीन मुल्क के था और वहां से ही यह आपको पश्चिमी जगत में पहुंचा। क्रिस्टोफर आपको कोलंबरा अमेरिका से आलू, सुआ आपको मूंगफली, मक्का, टमाटर इत्यादि अपने साथ यूरोप आपको ले गया, जहां से एशिया जो है आपको आसानी से आ गया। आइए, न्यू डील से आप क्या समझते हैं। आर्थिक मंदी के प्रभाव को समाप्त करने एवं उसे नियंत्रित करने के उद्देश्य से 1932 में अमेरिका राष्ट्रपति फ्रैंकलिन आपको डी रूजवेल्ट ने आपको नई आर्थिक नीति अपनाई, जिसे न्यू डील का क्या किया गया, आपको नाम दिया गया। इस नई नीति के अनुसार जन कल्याण की आपको व्यापक योजना के अंतर्गत आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियों को आपको नियमित करने का क्या किया गया, आपको प्रयास किया गया। 25 में कह रहा है कि अमेरिका के उपनिवेशी आपको करण में किसका महत्वपूर्ण योगदान था। तो आइए, अमेरिका के उपनिवेशीकरण में पुर्तगाल और स्पेन का सबसे महत्वपूर्ण जो है आपको योगदान था। तो ये जो है आपको चैप्टर नंबर जो था मेरे भाई 7 का ऑब्जेक्टिव है। इसके नेक्स्ट क्लास में आपको चैप्टर नंबर 7 का ये तो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव करवाते हैं। उसके बाद एक लास्ट जो है आपको चैप्टर नंबर 8 है। इसके बाद किसी नेक्स्ट सब्जेक्ट पर हम लोग आएंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।